वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में बायोलॉजी की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्लाज्मा थेरेपी। पिछले कई दिनों से आप लगातार न्यूज में एक शब्द बार बार सुनते आ रहे हो और वो शब्द है प्लाज्मा थेरेपी। हम जानते हैं कि आज पूरे विश्व को कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 ने अपना शिकार बना लिया है। इस बीमारी की न तो कोई दवा है, न ही कोई अभी तक वैक्सीन बन पाई है, लेकिन फिर भी लगातार लोग इस बीमारी से रिकवर होते जा रहे हैं। तो जब कोई दवा और वैक्सीन नहीं है तो फिर भी लोग इस बीमारी से कैसे रिकवर होते जा रहे हैं, तो इसी बारे में आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा थेरेपी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस वीडियो में सिर्फ हम प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। हम मानव के प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनो सिस्टम और वैक्सीनेशन या वैक्सीन के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वैक्सीन और प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं और उन वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप चाहो तो इन वीडियो को देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, यानी कमलसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो क्या है कमलसेंट प्लाज्मा थेरेपी? तो सबसे पहली बात, प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के उपचार में उपयोग में ली जा रही निष्क्रिय प्रतिरक्षा की एक तकनीक है। ये कोई नई तकनीक नहीं है, काफ़ी पुरानी तकनीक है। 1890 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट एमिल वॉन वेरिंग ने डिप्थीरिया के संक्रमित खरगोश के सीरम से डिप्थीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने का प्रथम बार प्रयास किया था और सबसे पहले इस तकनीक की खोज की। ये विधि हम पढ़ें उससे पहले हमें कुछ शब्दों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है कमलसेंट, दूसरा शब्द है प्लाज्मा और तीसरा शब्द है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इन तीनों शब्दों से ही हम पूरे इस मेथड को जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले शब्द की ओर, यानी कमलसेंट क्या है। तो ये एक फेज है या फिर एक पीरियड है। तो किसके लिए? यानी वो व्यक्ति जो हाल ही में किसी रोग के संक्रमण से बचा है या जो हाल ही में किसी रोग से अपने आप को उसने रिकवर किया है, तो वो व्यक्ति जिस फेज में है उस पीरियड को हम कहेंगे कमलसेंट। जैसे अभी हम बात करें कोरोना वायरस की, तो एक व्यक्ति जो कोरोना वायरस से संक्रमित था यानी उसका रोगी था, अगर वो उस रोग से मुक्त हो जाता है, वो रिकवर हो जाता है, तो अभी वो यानी जैसे ही 14 दिनों तक वो उस रोग से निकल रहा है तब तक वो कमलसेंट स्टेज में है। उसके बाद दूसरा जो शब्द आता है वो है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हमारे ब्लड का एक भाग होता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जो हमारी एक प्रकार की प्रतिरक्षा है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आखिर ये प्लाज्मा क्या है। तो सबसे पहली बात, हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, यानी रक्त या खून पाया जाता है। तो अगर हम हमारे खून के कंपोनेंट की बात करें तो हमारे खून में 55% तक एक हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और बाकी जो 45% भाग है वो रक्त कणिकाएं होती है। और इन रक्त कणिकाओं का 44% भाग, यानी टोटल रक्त कणिकाओं का 99% भाग केवल इरिथ्रोसाइट या आरबीसी होती है, और बाकी जो 1% भाग है वो ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स होते हैं, यानी डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं और पट्टिकाणु होते हैं। तो यह है हमारा होल ब्लड, यानी पूरा रक्त। अगर हम इस रक्त को सेंट्रीफ्यूज मशीन द्वारा अगर हम इसे सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो हमें प्लाज्मा और जो ब्लड है वो अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि जो प्लाज्मा है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो ये जो हमारा ब्लड था ये उसका 55% भाग और ये उसका 45% भाग। तो यही वो 55% भाग प्लाज्मा है जो हमारे रक्त का लिक्विड है। हम जानते हैं कि हमारा जो रक्त है वो लाल रंग का होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मा है वो लाल नहीं पीले रंग का होता है। बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन जैसे वर्णकों के कारण ये पीले रंग का होता है। हमारा रक्त हमें लाल दिखाई देता है इरिथ्रोसाइट की अत्यधिक संख्या के कारण, यानी आरबीसी बहुत अधिक मात्रा में होती है और इन आरबीसी में पाया जाता है लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमें हमारा रक्त लाल दिखाई देता है, जबकि प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो ये हल्के पीले रंग का होता है। तो ये जो 55% प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा का भी 92% भाग केवल पानी या वाटर होता है। बाकी बचा हुआ जो इसका 7 से 8% भाग है, उसमें 7% भाग तो इसमें प्रोटीन होती है और 1% भाग इसमें विभिन्न प्रकार के एलिमेंट और आयन होते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे प्लाज्मा में जो 7% प्रोटीन होती है, तो ये प्रोटीन कई प्रकार की होती है। जैसे जो अंडे में पाई जाती है उसके समान एल्बुमिन हो गई, इसी प्रकार कई सारे क्लोटिंग
फैक्टर हो गए। लेकिन इसमें एक और प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन वही इम्यूनोग्लोबुलिन है जो किसी रोग से लड़ने के विरोध में हमारे अंदर पैदा होती है, यानी जिन्हें हम प्रतिरक्षी कहते हैं। यही वजह है कि प्लाज्मा थेरेपी में हमें प्लाज्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि रोगों से लड़ने के लिए हमें प्रतिरक्षी चाहिए और वो प्रतिरक्षी हमें प्लाज्मा में ही मिलेंगे। तो ये था प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं कि अब आपको यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है कि प्लाज्मा अलग चीज होती है और सीरम अलग चीज होता है। तो सीरम क्या होता है और प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा हम पढ़ चुके हैं, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद अगर रक्त को हम देखें तो हमें प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं अलग अलग प्राप्त हो जाती है। अब अगर इस प्लाज्मा से भी हम थक्का बनाने वाले कारकों को अलग कर दें, अगर हम प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर को अलग कर दें, तो फिर हमें जो भाग प्राप्त होगा ब्लड का उसे हम सीरम कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी की। तो क्या होते हैं प्रतिजन और क्या होते हैं प्रतिरक्षी? तो हम वैसे हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हम अलग से कंप्लीट पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें इस टॉपिक में भी ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, प्रतिजन क्या होते हैं? तो कोई भी रोग कारक, वो चाहे वायरस हो, वो चाहे बैक्टीरिया हो, या उससे निकलने वाला कोई पदार्थ या उसके शरीर का कोई घटक जो हमारे शरीर में प्रवेश करे और हमारे शरीर को प्रतिरक्षी बनाने के लिए प्रेरित करे, तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिजन या एंटीजन कहलाएगा। अब जैसे ही एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा द्वारा कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाई जाती है इस प्रतिजन के खिलाफ। उन प्रोटीन को हम प्रतिरक्षी कहते हैं। तो जैसे ये एंटीजन है जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, हमें बीमार करते हैं। इन प्रतिजनों से शरीर की रक्षा हेतु शरीर में प्रतिरक्षी बनाए जाते हैं। अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान ये प्रतिरक्षी होते हैं। तो ये इन प्रतिजनों से क्रिया करके इनको नष्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं आखिर ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में बनते कैसे हैं। तो ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में बनते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा के कारण। तो कैसे? जैसे मान लो ये एक प्रतिजन है, जैसे अभी हम एक वायरस मान लेते हैं। तो ये वायरस क्या करेगा? ये वायरस हमें इन्फेक्ट करेगा और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब हमारे शरीर में पहले से कोई प्रतिरक्षा नहीं थी, इसलिए ये हमारे शरीर को बीमार करेगा। लेकिन यहाँ हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा शुरू होगी, यानी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी शुरू होगी। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करेगी? इस प्रतिजन के विरुद्ध हमारे शरीर में विशेष प्रकार की प्रोटीन, जो अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होती है, वो बनाना शुरू कर देगी। और ये प्रोटीन अपनी विशेष, या फिर ये प्रतिरक्षा अपनी विशेष याददाश्त भी रखती है। तो ये प्रोटीन इस प्रतिरक्षी या ये जो प्रतिरक्षी है वो इस प्रतिजन को नष्ट कर देंगे, उसे मार देंगे और एक विशेष प्रकार की अपने अंदर मेमोरी भी रख लेंगे। अब इन फ्यूचर कैसे भी ये प्रतिजन अगर दोबारा शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो पहले से तैयार प्रतिरक्षियों द्वारा इनको नष्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से प्राकृतिक घटना है। तो अब हम इसको वर्तमान उदाहरण से समझें तो ये कोरोना वायरस है। ये कोई व्यक्ति है जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है। तो जैसे ही इसके ब्लड में ये वायरस गया तो इसके भी उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र ने इस वायरस के विरोध में विशेष प्रकार की क्या की? प्रतिरक्षियों का निर्माण शुरू किया। इन प्रतिरक्षियों ने इस वायरस की संख्या को कम करना शुरू कर दिया, इसे मारना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इस व्यक्ति के ब्लड में ये प्रतिरक्षियां बनती गई और वायरस खत्म हो गए और ये वायरस से रिकवर हो गया, ये पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन ठीक होने के साथ ही इसके ब्लड में विशेष प्रकार की मेमोरी भी पैदा हो गई। तो यही वायरस अगर दोबारा प्रवेश करे तो ये इसको नष्ट कर देगी। लेकिन हर व्यक्ति या हम जितने भी मानव हैं, सभी मानव का शरीर एक समान नहीं होता है। किसी की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है, किसी की इम्यूनिटी बहुत खराब होती है। जैसे जो लोग अधिक उम्र के हैं या वो किसी अन्य डायबिटीज जैसी बीमारी का शिकार है, एड्स जैसी बीमारी का शिकार है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो वो इस वायरस के विरुद्ध में प्रतिरक्षी नहीं बना पाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो व्यक्ति जो भी जवान है या जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है, तो वो क्या करते हैं? वो इस वायरस से लड़ पाते हैं, इसके विरोध में वो प्रतिरक्षियाँ बना पाते हैं और वो इससे रिकवर हो जाते हैं। अब बात आती है कि कुछ लोग तो इससे रिकवर हो जाते हैं, लेकिन वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है या जो अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, जिनकी इम्यूनिटी उतनी मजबूत नहीं है, तो उनका शरीर ये एंटीबॉडी नहीं बना पाता, तो वो इस वायरस से आसानी से संक्रमित हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक दूसरा तरीका क्या अपनाते हैं? तो जैसे ये व्यक्ति जो पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ, संक्रमित होने के बाद इम्यूनिटी इसकी अच्छी थी, तो इम्यूनिटी के कारण इसमें क्या बन गए? इसमें प्रतिरक्षी बन गए और वो प्रतिरक्षी इसके ब्लड में है। और ब्लड में कहाँ है? वो ब्लड में इसके प्लाज्मा में है। अब ये कोई दूसरा व्यक्ति है, अब ये
ज़्यादा उम्र का है, रोग से अपनी रक्षा नहीं कर पाता है, तो इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ। अब इसमें कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ, इसकी इम्यूनिटी उतनी मजबूत नहीं है, तो ये प्रतिरक्षी नहीं बना पा रहा है। तो ये प्रतिरक्षी नहीं बना पा रहा है, वायरस की संख्या बढ़ रही है, तो धीरे धीरे ये मृत्यु के कगार पर पहुंच रहा है। श्वसन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो इसको वेंटिलेटर पर हमें रखना पड़ रहा है। अब हम अगर क्या करें, इस व्यक्ति के प्लाज्मा को निकाल कर अगर इस व्यक्ति में प्रवेश करवा दें, तो इसके प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी भी इसमें प्रवेश कर जाएगी, और ये प्रतिरक्षियां क्या करेगी, इसके अंदर आने वाले वायरस को नष्ट कर देगी, और हो सकता है ये भी वायरस से रिकवर हो जाए, और अगर रिकवर ना भी हो तो भी इसे वेंटिलेटर की आवश्यकता ना रहे। तो इसीलिए हम एक व्यक्ति के प्लाज्मा को निकाल रहे हैं। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये एक व्यक्ति है जो रेड कलर का है, जो अभी वायरस से संक्रमित है। इसकी इम्यूनिटी अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण इसके शरीर ने क्या किए, एंटीबॉडी बनाए, यानी प्रतिरक्षी बनाए, और ये पूरी तरह से क्या हुआ, रिकवर हो गया, ग्रीन हो गया। अब रिकवर होने के बाद में इसके ब्लड में, और ब्लड में भी इसके प्लाज्मा में, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बन गई। अब ये कोई एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है, यानी ये व्यक्ति ए था तो इसको हम बी मान ले, ये बी व्यक्ति है जो अभी अभी वायरस से संक्रमित हुआ है, और ये व्यक्ति सी है जो वायरस से बहुत ज़्यादा संक्रमित हो चुका है, जो अभी वेंटिलेटर पर है। अगर इस बी व्यक्ति को हम एंटीबॉडी ना दें, या इस बी व्यक्ति की इम्यूनिटी उतनी बढ़िया नहीं है, तो ये भी कहाँ, ये भी सीरियस हो जाएगा, ये भी वेंटिलेटर पर जाएगा। तो ऐसे अगर लगातार लोग वेंटिलेटर पर जाते रहे, तो हमें पता है हमारे पास इतने सारे वेंटिलेटर नहीं है कि हम सब लोगों को प्रदान कर सके। लेकिन हाँ, अगर इस बी व्यक्ति की और सी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो और ए व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़िया है, तो क्यों ना हम ए व्यक्ति से एंटीबॉडी ले लें। अब एंटीबॉडी इसके ब्लड में है, और ब्लड में भी प्लाज्मा में है, तो हमें पूरा ब्लड तो चाहिए नहीं, तो पूरा ब्लड नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, हमें इसका प्लाज्मा चाहिए। तो प्लाज्मोफोरेसिस तकनीक द्वारा इसके प्लाज्मा को पृथक किया जाएगा, इसके प्लाज्मा के साथ इसमें प्रतिरक्षी भी आ जाएंगे, और ये प्रतिरक्षी बी व्यक्ति में देने से बी व्यक्ति को रिकवर किया जा सकता है, और सी व्यक्ति को देने से सी व्यक्ति जो भी सीरियस कंडीशन में है, तो उसे सीरियस कंडीशन से निकाला जा सकता है। तो ये थी प्लाज्मा थेरेपी। अब एक चीज़ आप यहाँ ये ध्यान रखना कि इस प्लाज्मा को हम सीधे ही बी और सी व्यक्ति में नहीं दे सकते हैं, तो पहले इस प्लाज्मा को अच्छी तरह से जांचा जाता है, कहीं इसमें HIV या अन्य प्रकार के कोई और वायरस तो नहीं है, या फिर इसमें कोरोना वायरस भी नहीं है। तो पहले पूरी तरह से पुष्टि होने के बाद इन्हें अन्य व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसीलिए ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं कि अगर ए व्यक्ति कोई अन्य बीमारी का शिकार था, तो वो बीमारी या वो वायरस, जैसे HIV था, तो वो बी और सी में भी HIV का वायरस जा सकता है। तो ये थी प्लाज्मा थेरेपी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।